हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है दोस्तों, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। दोस्तों, हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद इन सभी डेफिनेशंस को आज समझेंगे दोस्तों। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। भले ही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु हम इन सभी टॉपिक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक कंसेप्ट, एक एक डेफिनेशन आपको बहुत बारीकी से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये इतना बेसिक टॉपिक है कि न केवल ये स्कूल की कक्षाओं में बल्कि कॉलेज की कक्षाओं में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है हमको। बहुत ही बेसिक टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल अर्थात हिंदी में हम उसे कहते हैं बहुपद। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, फिर आपको हम इसको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 into x to the power n plus a1 into x raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus an minus 1 x plus an। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो निरूपण है, ठीक है, जहां पर x जो है वो एक सिंबल है, एक ऐसा प्रतीक है जो इनडिटर्मिनेट और वेरिएबल, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, ये एक अनिर्धारित प्रतीक है जिसको हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। x जो है वो वेरिएबल कहलाता है। x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ठीक है, जिसका जो कि अनिर्धारित है। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट, जो कि अनिर्धारित प्रतीक है। और इस प्रकार का जो निरूपण है दोस्तों, ये जो निरूपण है, इसी को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन मतलब ये जो निरूपण है, इसी को अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। एफ एक्स इज इक्वल टू a0 गुणित x की घात n प्लस a1 गुणित x की घात n माइनस 1, और इसी तरीके से कहां तक गया है? an तक गया है दोस्तों। यहाँ पे n जो आपको दिख रहा है दोस्तों, पावर में जो आपको n, n माइनस 1, n माइनस 2, ये सब जो दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो n है ना, ये n जो है वो नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर है, अर्थात ऋणोत्तर परिमित पूर्णांक। ठीक है, यानी कि फाइनाइट है, परिमित पूर्णांक है और नॉन नेगेटिव है, अर्थात n कभी भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, n नेगेटिव नहीं है दोस्तों। ठीक है, नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर। ठीक है, n नेगेटिव नहीं हो सकता, n फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी कि 1/2 या 3/2 ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी n नहीं हो सकता। n जो होगा वो पूर्णांक रूप में ही होगा। वो भी कैसा पूर्णांक? नॉन नेगेटिव, अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, इसका अर्थ ये कि n का मान 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन n का मान नेगेटिव पूर्णांक नहीं होगा, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो n क्या है? नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर। और दोस्तों, और यहाँ पर आप जो a0, a1, a2 और इसी तरीके से ये an माइनस 1, an देख रहे हैं, ये इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, अर्थात इस बहुपद के क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। कौन? a0, a1, a2 और इसी तरीके से an माइनस 1, an, ये सब इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, और यही a0, a1, a2 और इसी तरीके से an माइनस 1, an, ये जिस नंबर सिस्टम से लिए गए हैं, तो ये पॉलिनोमियल उसी नंबर सिस्टम पर एक पॉलिनोमियल है, ऐसा कहा जाता है। उसी बात को अपन ने लिखा हुआ है कि भाई a0, a1 एंड सो ऑन अप टू an जो है बिलोंग टू अ नंबर सिस्टम f। अब ये नंबर सिस्टम z हो सकता है, या q हो सकता है, या r हो सकता है, या c हो सकता है, अर्थात सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर सिस्टम f जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। ठीक है, तो f के रूप में आपको जो भी दिखेगा, हम कहेंगे कि हाँ, ये पॉलिनोमियल उसी नंबर सिस्टम f पर एक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए गौर से देखिए इस बहुपद को, गौर से देखिए इस पॉलिनोमियल को, इसके कोफिशिएंट्स आपको किस तरह से नजर आ रहे हैं? 3
-4 7, ये देखो 3 -4 7 जो है वो इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, अर्थात इस बहुपद के गुणांक है। और ये 3 -4 7 ये लोग कौन है, इंटीजर्स है। तो हम कहेंगे कि भाई इज अ पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो है जेड पर एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल ओवर जेड। हम कहेंगे कि ये जेड पर एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल को देखो, इसके कोफिशिएंट्स को देखो, 1/2 3/4 7/5। तो ये 1/2 3/4 7/5 ये तो इंटीजर्स तो नहीं है सर। तो ये लोग कौन है, ये रैशनल नंबर्स हैं। क्या है ये, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो हम कहेंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर क्यू, दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर क्यू, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको रैशनल नंबर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये क्यू पर एक बहुपद है, क्यू पर क्या है, एक बहुपद है। दोस्तों वैसे आप इसको भी क्यू पर एक बहुपद बोल सकते हो, क्योंकि देखो ये लोग जो आपको इंटीजर दिखाई दे रहे 3 -4 7 ये इंटीजर्स हैं, परंतु ये रैशनल नंबर भी तो है। तो इसलिए आप इसको भी पॉलिनोमियल ओवर क्यू बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल ओवर क्यू है, क्योंकि ये लोग 3 -4 7 ये जो है ये इंटीजर्स तो हैं ही, परंतु आप इनको रैशनल नंबर भी तो बोल सकते हो, रैशनल अर्थात परिमेय संख्या भी तो बोल सकते हो। तो इसको भी आप बोल सकते हो कि ये भी क्यू पर एक पॉलिनोमियल है। और ये तो क्यू पर एक पॉलिनोमियल है ही, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि अगला पॉलिनोमियल क्या लिखा है, 7x³ -√3x² + 5x + 1/2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट्स अर्थात इसके गुणांक 7 -√3 पाई 1/2 ये सब कौन है, ये सब रियल नंबर्स हैं। इसलिए ये R पर एक पॉलिनोमियल है, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एक पॉलिनोमियल है। दोस्तों क्या इस पॉलिनोमियल को आप क्यू पर एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल क्यू पर एक पॉलिनोमियल ऐसा आप कह सकते हो क्या? तो उत्तर है नहीं, हम नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि इसके कुछ कोफिशिएंट्स आपको ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि क्यू में बिलोंग ही नहीं करते। आप देखो √3 पाई है ना भाई, √3 पाई कैसे नंबर्स हैं, ये इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो क्यू इररेशनल नंबर से मतलब क्यू से बाहर के हैं इन लोग। ठीक है। तो इसको आप क्यू पर एक पॉलिनोमियल है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, परंतु ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर हैं, इसलिए आर पर एक पॉलिनोमियल है दोस्तों। या आप यूं कह सकते हैं कि ये एक रियल पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो रियल पॉलिनोमियल मतलब जिसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर हो, सीधी सी बात है, बहुत सरल है। ऐसे ही आप इस पॉलिनोमियल को देखो, इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन दिख रहे हैं, 3 2i यानी 2i और 1। तो क्या ये रियल नंबर, देखो अब यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 तो रियल नंबर है सर, 1 तो रियल नंबर सर, परंतु 2i जो है 2i रियल नंबर नहीं है सर। इसलिए आप इस पॉलिनोमियल को आर पर एक पॉलिनोमियल है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये किस पर एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ओवर सी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पर ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों। ठीक है। तो इसको आपको पूरा ध्यान रखना है कि इसके कोफिशिएंट्स सारे के सारे कोफिशिएंट्स जिस नंबर सिस्टम में बिलोंग करते हैं आपको उसी पर एक पॉलिनोमियल है ऐसा कहकर पुकारना है। ठीक है दोस्तों। चलिए और कुछ बातें हैं। एन क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर, फाइनाइट और साथ साथ नॉन नेगेटिव। जैसे अगला वाला देखो आप, e की घात में x, आप सभी को पता होगा कि e की घात x का अगर प्रसार सूत्र लिखते हैं, यानी उसका जो एक्सपांशन फॉर्मूला है 1 + x बटे फैक्टोरियल 1 + x² बटे फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 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 चलते जाता है। ये अंतहीन श्रेणी है, यानी ये कभी भी रुकती नहीं है। तो ऐसे में तो घाते बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 सैकड़ा हजार अरबों खरबों, उसके बाद ये रुकेगा नहीं, चलते जाएगा। तो n का यहाँ पे कोई परिमित मान नहीं है। n मतलब हम किसको, यहाँ पे n कौन है आप देख लो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट इंडेक्स है, ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स वो यहाँ पे आपको n दिख रहा है। ठीक है। और n हर हाल में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो जब इस श्रेणी का ये जो आपको दिख रहा है, ये जो उसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब आप पता ही नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स क्या आएगा, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी रुकेगा नहीं है, चलते रहेगा चलते रहेगा। x की घात 3 दिख रहा है, बाद में 3 करोड़ भी दिखेगा और चलते रहेगा। इसलिए अपन इसको इस तरीके से लिखे हैं। तो n का यहाँ पे कोई निश्चित मान नहीं है, कोई परिमित मान नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। एज कारण बता रहे हैं, क्योंकि n इज नॉट फाइनाइट हियर, यहाँ पे n परिमित नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, एक बहुपद नहीं है। दोस्तों अगला एक्सप्रेशन देखिए आप, 5√x +
3 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर -1 + 7 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये क्यों पॉलिनोमियल है भैया? तो ये इसलिए पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल यानी कि यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है उसका जो पावर है वो आपको देखो यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक्स का रूट एक्स, रूट मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे रूट एक्स लिखा है ना, रूट मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पावर हो गया, यहाँ पे पावर में एक्स के पावर में नेगेटिव हो गया, तो ये सब थोड़ी चलेगा। यहाँ पे आप खुद देख लो कि एक्स के पावर में यानी कि वेरिएबल्स के पावर में जो चीज है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, अर्थात नेगेटिव ना हो। ठीक है, और फाइनाइट इंटीजर, कोई परिमित पूर्णांक जो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है इसलिए कैंसिल। और पूर्णांक की बात चल रही है, ये पूर्णांक थोड़ी है, ये तो फ्रैक्शनल है, तो ये भी कैंसिल। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम इसको देखते हैं, जैसे आप ये देखो ये पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो रूट लगा है सर। तो दोस्तों गुणांकों में यानी कोएफिशिएंट्स में रूट लगा हो या फ्रैक्शनल रूप में अगर अपने पास कोएफिशिएंट्स हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स जो है वो उसमें रूट लगा हो सकता है, वो फ्रैक्शनल रूप में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये जो एक्स का पावर है ना, एक्स के पावर में अपने को कहीं नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। एक्स के पावर में हमको नेगेटिव या एक्स के पावर में हमको फ्रैक्शनल नहीं दिखना चाहिए। कोएफिशिएंट्स में कुछ भी दिखे चलेगा, वो जिस नंबर सिस्टम से हमको कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं उसी नंबर सिस्टम पर वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं √3 लगा हुआ है, तो ऐसा ना सोचिएगा कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, अभी तो आपने बताया रूट वाला है। तो यहाँ देखो रूट एक्स में लगा है, यहाँ √3 में लगा है, कोएफिशिएंट्स में रूट लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोएफिशिएंट्स के पावर में कोई फ्रैक्शनल हो या माइनस वाला पावर हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परंतु वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शनल या वेरिएबल के पावर में नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी को ध्यान रखना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक्स का पावर फ्रैक्शनल, चाहे वो कैसा भी फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव फ्रैक्शनल हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शनल हो, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक, और एक्स का पावर में अगर आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर है, सर इंटीजर है, तो इंटीजर भी कैसा वाला है? नेगेटिव वाला इंटीजर है, तो ये भी नहीं चलेगा। इंटीजर और कौन सा वाला? नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर पावर में 0 भी है तब भी ओके है, तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है नेगेटिव न हो। ठीक है, तो नेगेटिव न हो इसका मतलब पॉजिटिव हो सकता है या 0 भी हो सकता है, 0 भी चलेगा। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा लिखा है 7x के पावर में 0, तो हम कहेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर जो दिख रहा है वो नॉन नेगेटिव है। सर देखो नेगेटिव तो नहीं है ना, 0 है तो क्या हुआ, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। तो वेरिएबल के पावर में आपको नेगेटिव बस मत दिखे। ठीक है, 0 इंटीजर दिख सकता है, ठीक है, 0 इंटीजर दिख सकता है और पॉजिटिव इंटीजर दिख सकता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं दिखेगा। और फ्रैक्शन तो किसी भी टाइप का नहीं दिखेगा, नेगेटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन दोनों टाइप का नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कुल सब मिलाकर के एक बात, सब बात की एक बात कि n जो है वो नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और दिख रहा है जैसे फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो फिर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और हर एक चीज क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम इन सभी डेफिनेशंस को आपको बतलाएंगे दोस्तों, एक एक डेफिनेशन बतलाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले आप देखिए डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, नॉन जीरो पॉलिनोमियल से पहले आप समझ जाइए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पहले अपन जीरो पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, फिर अपन नॉन जीरो पॉलिनोमियल देखेंगे और उसके बाद उसका डिग्री देख लेंगे। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। सोचो अगर यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे a0, a1, a2 और इसी तरीके से an-1, an, अगर सारे कोएफिशिएंट जो है वो अगर वो जीरो हो जाए तो फिर आप कहेंगे सर फिर तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब f(x) 0 हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाए किसी पॉलिनोमियल के, सारे कोएफिशिएंट, सारे मतलब सारे a0 से लेकर के पूरे an तक सब के सब कोएफिशिएंट्स अगर जीरो हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद।
ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि अगर उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में से कम एक कोफिशिएंट भी ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में वो पॉलिनोमियल नॉन जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ तब कहलाएगा जब सारे कोफिशिएंट्स अर्थात सारे गुणांक उसके क्या हो जाए, अगर जीरो होंगे, सिर्फ तभी वो जीरो पॉलिनोमियल अर्थात शून्य बहुपद कहलाएगा। अगर कम से कम एक कोफिशिएंट भी ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, तो वो कहलाएगा अशून्य बहुपद, यानी कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दोस्तों देखिए डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट इंडेक्स है, x का जो अधिकतम घात है, उसका गुणांक जो है, ठीक है, उसका गुणांक जो है वो अगर नॉन जीरो है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कोई पॉलिनोमियल लिखे हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, x का अधिकतम घात दिख रहा है आपको 2। ठीक है, यहाँ पे देखो x का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि x का यहाँ पे घात 1 है, और देखो x और कहाँ है, तो आप बोलोगे सर 2 ही जगह x दिख रहा है, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2 है। तो बस आप समझ जाइए कि किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट इंडेक्स रहता है, x का जो अधिकतम घात रहता है, अधिकतम पावर रहता है, उसी को उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का घात बोलते हैं, उस बहुपद का घात बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो भैया x का अधिकतम घात कितना है, 2, x का हाईएस्ट पावर हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, x का 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे सर आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि x का जो अधिकतम घात है तो उस पद का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना आपको, तो उसका मतलब क्या वो सुनिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x की घात 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 3x की घात 4 प्लस 7x³ ऐसा कुछ कुछ लिख रहा हूँ, और इसका कोफिशिएंट में 0 कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 7x³ प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 5 ऐसे कुछ लिखा हूँ मैं, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और मैं आपको कहूंगा कि भैया इस पॉलिनोमियल का आप मुझे डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने डेफिनेशन बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो अधिकतम घात है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा, है ना भाई। तो आप कहेंगे सर इस पॉलिनोमियल में तो हमको x का अधिकतम घात 5 नजर आ रहा है, तो इसका डिग्री 5 होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। वास्तव में आप देखो इसका कोफिशिएंट 0 है ना सर, इसका कोफिशिएंट 0 मतलब ये तो पूरा गुणा होकर के 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। कोफिशिएंट 0 मतलब वो पद वहां से खत्म। तो अब देखो, अब बोलोगे सर अब तो वो हट गया, तो अब बताओ। अब आप कहेंगे सर अब हमको x का अधिकतम घात यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अभी जब मैं ऐसे लिख रहा था तब आप कह रहे थे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 होना चाहिए, तो सही क्या है? तो सही ये है सर कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो वाली बात कही थी कि भैया जो आपको हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो आपको पद दिख रहा है, ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो आपको टर्म दिख रहा है, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट 0 है तो फिर वो तो टर्म का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो टर्म है ही नहीं, समझो। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो आप इसका डिग्री 4 कहेंगे, परंतु अगर ये दिख रहा है और इसका कोफिशिएंट 0 दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि इसका डिग्री 5 नहीं है। फिर तो ये हर हाल में कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो ये लिखा है 8, कुछ भी कोई भी नॉन जीरो कोफिशिएंट। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अब इस पॉलिनोमियल को आप देखिए, अब इस पॉलिनोमियल को आप देखिए और आप बताइए कि सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो आप कहेंगे सर अब यहाँ पे जो x का अधिकतम घात हमको यहाँ दिख रहा है, साथ ही साथ उसका कोफिशिएंट हमको नॉन जीरो नजर आ रहा है, अर्थात ये पद है यहाँ पे, इसका महत्व है यहाँ पे। ठीक है, जैसे 0 कोफिशिएंट हो जाने से उसका कोई मतलब नहीं, वो हट गया था, परंतु अब तो ये रहेगा ना वहां पे। तो अब इसका डिग्री आप बोलोगे 5। अब इसका डिग्री कितना बोलोगे दोस्तों, आप 5 बोलोगे, क्योंकि अब इस एक्सप्रेशन में आप देख लो, अब इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 5 है, इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट इंडेक्स 5 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की डिग्री जो है वो 5 होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको किस बात का ख्याल रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल में जहां पर आपको x की अधिकतम घात नजर आ रही है, जहां पर आपको x का हाईएस्ट इंडेक्स नजर आ रहा है, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में x का जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसी को अपन बोलेंगे उस पॉलिनोमियल की डिग्री, अर्थात उस बहुपद की घात। ठीक है,
तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे आप देख लो, ये जो पॉलिनोमियल है ये भी आपका यहाँ पे क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। वैसे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ना भाई। तो चलिए, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, मोनिक पॉलिनोमियल जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक गुणांकी बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं, जैसे लिखा है x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 2, ऐसे कुछ भी अपन ने अपने मन से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला टर्म है, ठीक है, देखो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का अधिकतम घात कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। x के अधिकतम घात वाला पद कौन है, ये है, ठीक। x का हाईएस्ट इंडेक्स वाला टर्म ये है, और इसका कोफिशिएंट देख लो कितने हैं, x, इसका मतलब x की घात 3 का कोफिशिएंट, सामने में गुणांक कितने, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, मतलब 1, गुणांक के रूप में कुछ नहीं दिखे तो समझो कितने 1 है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस टाइप का पॉलिनोमियल कहलाता है मोनिक पॉलिनोमियल। मतलब मोनिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि x का हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो टर्म है, x के अधिकतम घात वाला जो पद है, उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में आपको ये खासियत दिखाई देती है कि x के हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक जो है अगर 1 दिखे, तो आप समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल जो है, फिर वो कैसा पॉलिनोमियल है, मोनिक पॉलिनोमियल है। आप बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल मोनिक है, क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि इसमें x के अधिकतम घात वाला पद ये है जिसका गुणांक 1 नहीं है बल्कि 3 दिख रहा है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये दोनों तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। ये मोनिक पॉलिनोमियल है क्या, है, ये मोनिक पॉलिनोमियल है। अब इसको देखिए जरा, क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यस, ये मोनिक पॉलिनोमियल है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो सर 1 नहीं, तो दोस्तों गौर से देखो, ये x के अधिकतम घात यहाँ पे नहीं है, x के अधिकतम घात यहाँ पे है, ठीक है। और भाई देखो इस रूप में भी पॉलिनोमियल हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपको इसी रूप में, इसी बने बुनाए रूप में दिखे, एकदम ज्यादा घात फिर कम घात उससे कम घात, ठीक है, इससे जरूरी थोड़ी है, वो किसी भी रूप में दिखा हो सकता है। आपको वहां पे चेक करना है कि x के अधिकतम घात कहाँ है, तो जहां x के अधिकतम घात वाला पद दिखेगा, देखो यहाँ x के घात 3 है, यहाँ x के घात 4 है, तो x के अधिकतम घात वाला पद ये हुआ ना, ये तो नहीं होगा ना, x के अधिकतम घात वाला पद ये हुआ, तो ये x के अधिकतम घात वाला पद है, x से हाईएस्ट पावर, x के हाईएस्ट इंडेक्स वाला टर्म ये है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, आपको देख रहा है, दिख रहा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। तो ऐसी स्थिति में ये पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, मोनिक पॉलिनोमियल होगा। तो मोनिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप समझ गए होगे कि x के हाईएस्ट इंडेक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक 1 होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल मोनिक होगा, ठीक है दोस्तों। मोनिक मतलब एक गुणांकी बहुपद, ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल। चलिए अगला देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का नामो निशान आपको न दिखे। अब सोचो यहाँ पे मुझे x कब नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे सर जहां जहां आपको x नजर आ रहा है, अगर उसके कोफिशिएंट्स यानी उसके गुणांक जो हैं उनकी वैल्यू अगर शून्य हो जाए, सोचो अगर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों बताओ, वो फिर कहलाएगा आपके पास, क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है f(x = 5), x दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपको वेरिएबल नजर नहीं आता है, सिर्फ एक कांस्टेंट अचर कोई नंबर नजर आता है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। f(x = 1/2) कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल नजर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज हम आपको बतला रहे हैं। अच्छा एक और चीज कि भाई अगर सब के सब जीरो हो जाते हैं, तो a0 a1 a2 सब के सब अगर जीरो हो गए, तो अपन फिर उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और खास बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर x की अधिकतम घात कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये a0 है x के अधिकतम घात वाला गुणांक a0।
तो इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? लीडिंग कोफिशिएंट, जो लीड कर रहा है, यानी कि एक्स के अधिकतम घात वाला जो गुणांक है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, एक और बात देखो, जैसे इस एक्सप्रेशन को अपन ने किससे लिखा हुआ है? एफ एक्स से लिखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल्स को अपन इसी प्रकार के तरीके से व्यक्त करते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, ठीक है, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, इस रूप में हम पॉलिनोमियल्स को व्यक्त करते हैं। और जरूरी नहीं कि ये वेरिएबल एक्स में ही कोई पॉलिनोमियल, वेरिएबल वाई में भी पॉलिनोमियल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ एफ वाई, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे जो लिखा है ना, समझ जाओ उस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है। तो जैसे वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इस टाइप से अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि ये पॉलिनोमियल किसमें? ये वाई में एक पॉलिनोमियल है, ये एक्स में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वेरिएबल भी अपने को दूसरे दूसरे दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। अचर बहुपद तो हो गया, ठीक है। अचर बहुपद मतलब केवल कोई आपको नंबर दिखेगा, वेरिएबल उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, दोस्तों ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के पावर, यानी कि उस, या यूं कहिए कि वेरिएबल की अधिकतम जो घात है, वेरिएबल का हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो 1 नजर आए, और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स को अपन क्या बोलते हैं? डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अर्थात रैखिक बहुपद। जैसे इसके एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो 2x प्लस 7, इस पॉलिनोमियल में x का अधिकतम घात 1 नजर आ रहा है, अर्थात इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। जैसे मैं लिख दिया 7x, सिर्फ 7x लिखा हूं तो अब भी ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अर्थात द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्योंकि x के अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। ठीक है दोस्तों, ये भी देखो आप सिर्फ इतना ही लिखा है तो भी ये द्विघात बहुपद है, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 दिख रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इस टाइप के टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं दिखे तो अपने क्या करना है? अपने को केवल x के अधिकतम घात वाला पद दिखना चाहिए, और x के अधिकतम घात वाले पद का कोएफिशिएंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं आप यहाँ पे ये लिखूं 2x प्लस 5 और सामने लिख दूं 0x स्क्वायर, अब आप इसको क्या कहेंगे? इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे? तो आप कहेंगे सर आपने तो इसमें कोएफिशिएंट 0 बनाया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो x का पावर 1 दिख रहा है सर हमको। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा दोस्तों। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x के अधिकतम घात का गुणांक हमेशा क्या दिखना चाहिए? नॉन जीरो दिखना चाहिए। अगर जीरो दिखना समझ जाओ वो है ही नहीं कुछ वहां पे। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 3 हो, तो उसको अपन बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसे ही बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो तो उसको बोलते हैं चतुर्घात बहुपद या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पूर्ण तथा अपूर्ण बहुपद। दोस्तों जैसे देखो इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, ये भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, मगर दोनों में फर्क क्या है कि ये अपूर्ण रूप में है, ये पूर्ण रूप में है। तो पूर्ण रूप में यानी कि कंप्लीट फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल कब कहलाता है? जब उसमें हाईएस्ट इंडेक्स यानी कि हाईएस्ट पावर वाले टर्म के साथ साथ उससे कम पावर वाले सारे टर्म्स हो, कांस्टेंट टर्म सहित, तब ऐसी स्थिति में वो कंप्लीट कहलाता है। ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि देखो इसमें हाईएस्ट इंडेक्स 2 वाला टर्म है परंतु उससे कम वाले टर्म नहीं है, तो नहीं है तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए देखो जैसे यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, यहाँ पे नहीं है तो 0x लगा दो। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, अब ये कंप्लीट रूप में बदल गया। अभी जब इतना इतना लिखा था ना तो ये कंप्लीट नहीं था, अब कंप्लीट रूप में ये बदल गया। तो कंप्लीट मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। देखो 7x के पावर 4, 5x क्यूब है ना भाई, 5x क्यूब, 7x माइनस 11, क्या ये कंप्लीट है? तो आप कहेंगे सर ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि देखो 4 घात वाला पद है ना, तो 4 घात से कम घात वाले सारे पद होने चाहिए, कांस्टेंट पद भी होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा? पूर्ण अर्थात कंप्लीट कहलाएगा। चलिए चेक करते कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 4 घात वाला पद है, 3 घात वाला पद है, सीधा 1 घात वाला पद है, फिर कांस्टेंट टर्म है, कौन छूट गया? तो आप कहेंगे सर 2 घात वाला पद छूट गया, तो फिर समझ जाओ ये पूर्ण रूप में नहीं है, ये पॉलिनोमियल पूर्ण रूप में नहीं है।
अगर आपको इसको पूर्ण रूप में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, जिस घात वाला पद गायब है उस घात वाले पद को आप लिखेंगे, उसका गुणांक शून्य बनाकर लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट आप 0 बना करके उस टर्म को वहां पे लिखेंगे, है ना भाई, और उसमें फिट कर देंगे। ठीक है, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, फिर कांस्टेंट, ये देखो ऐसे। अब ये पूर्ण रूप में बदल गया, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं अपन। ठीक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने से वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आप खुद सोचिए मैं x की जगह यहाँ पे क्या रखूं जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। ठीक है, तो मेरे मन में तो आ रहा था x की वैल्यू -3, आप रख के देख लो, रख के देखिए कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 रख रहे हो तो f -3 हो जाएगा, यहाँ पे रख के देखो। -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, 3 की 9, 9 और 12 21 और 7 के 21, तो 21 माइनस 21 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये x की ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर रखे जाने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो हम कहेंगे कि ये x की वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल की एक जीरो है। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। आप ऐसा ना सोचना कि सर ये पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब क्या बोलने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे x इक्वल जो -3 है, यानी x की वैल्यू जो -3 है, तो ये -3 जो है ये इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है, इस बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि इस -3 को जब हम यहाँ पे वेरिएबल यानी x के स्थान पर जब हमने रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। इसी कारण इस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, या इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप गौर करेंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 भी आप देखेंगे यहाँ पे रख करके, तो ये x की वैल्यू जो -4 है, तो ये -4 भी जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है या इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। आपको यकीन है तो आप रख के देख लो, रख के देखो बोला f -4 आप निकाल के देखो, -4 का वर्ग 7 इंटू -4 प्लस 12, 4 4 16, 16 पर 28, 28 माइनस 28 जीरो हो जाएगा। तो -4 भी इसका क्या है, एक शून्यक है, अर्थात इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो दोस्तों अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ सर, आपको कैसे पता चला कि ये इसका एक और शून्यक होगा और यही लोग शून्यक होंगे, ये सब कैसे पता चला, तो इसके बारे में और अपन आगे बातें करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, इसलिए 2 जीरोज रखता है। ठीक है, 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है इसलिए 2 जीरोज रखता है। n डिग्री का पॉलिनोमियल n जीरोज रखता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आगे और बातें करेंगे, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक प्रश्न है आपके लिए, 7x³ प्लस 2x² प्लस 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है इनमें से। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर x का हाईएस्ट इंडेक्स 3 दिख रहा है। ठीक है, अर्थात इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है, और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलिए एक प्रश्न है आपके लिए, मान लीजिए यहाँ पे है 8x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है, अर्थात इस पॉलिनोमियल और उसका x की अधिकतम घात 4 तो दिख रही है और उसका कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो है ना भाई, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई है ना, वैसे यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है और उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे x की अधिकतम घात 4 है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x इज 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4, और 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। ठीक है, वैसे ये वाला कैसे पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है, मान लो f(x) इक्वल लिखा है 5। अब आपसे कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर कि ये जो पॉलिनोमियल आपने लिखा है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहे, या आप यूं कहिए कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर जीरो है, वेरिएबल का इंडेक्स यहाँ पे जीरो है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अर्थात अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि वहां पे हमको वेरिएबल दिखाई ही नहीं देता, वेरिएबल तो रहता ही नहीं है, तो वेरिएबल का पावर 0 लगा के हम लिख सकते हैं, है ना भाई। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहेंगे सर x की अधिकतम घात यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा हर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जो कि कांस्टेंट है किंतु नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है दोस्तों। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है किंतु 0 नहीं है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल देखो 0, एफ एक्स इक्वल 0, यानी कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स अगर मान लो 0 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। और दोस्तों 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 0 पॉलिनोमियल अब 0 है, इसके साथ तो आप गुणित x की घात 1 करोड़ भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 है सामने में, तो 0 है, तो 0 को आप किसी के साथ भी गुणा करके लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना भाई। और x की घात आप कितना भी पढ़ा लिख लो तो क्या होता नहीं, उसकी डिग्री जाएगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता, है ना भाई, क्योंकि डिग्री फाइनाइट होती है। यहाँ पर आप x की कुछ भी घात लगा सकते हो, कुछ भी। तो इसका अर्थ यह है कि जो 0 पॉलिनोमियल है ना, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। और कोई भी पॉलिनोमियल जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे मान लीजिए एफ एक्स लिखा है, मान लो 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब 0 तो नहीं है ना ये, ठीक है। एफ एक्स इक्वल 0 लिखा है मतलब वो क्या है? 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल। और ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, एफ एक्स 0 पॉलिनोमियल है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी दोस्तों? 0 होगी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है? एफ एक्स इक्वल 0 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि? तो दोस्तों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल तो है परंतु ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपन किसको बोलेंगे कि भैया यहाँ पर जो है सारे के सारे कोफिशिएंट्स जिनके लिए सब स्क्रिप्ट जो है वो अगर n से छोटा है, फॉर ऑल i लेस देन n, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, ये n जो है, n से छोटे सारे जो सबस्क्रिप्ट्स हैं अगर वो 0 हो जाए, चाहे ये 0 हो चाहे ना हो, अगर उससे छोटे सारे सबस्क्रिप्ट्स 0 हो जाए, तो ऐसे स्थिति में वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये भी 0 हो जाए तो एफ एक्स पूरा 0 हो जाएगा, वो फिर 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप अच्छे से समझ गए होंगे, i इज लेस देन n के लिए सारे कोफिशिएंट मतलब 0 हो जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत काम आएगा ग्रेजुएशन में भी और आगे के आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी बहुत मदद करेगा। चैनल से जरूर जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।